हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। कल हमने जो लेक्चर अपलोड किया था अपने चैनल के ऊपर, उसमें थर्ड लेवल की बात की थी। थर्ड लेवल इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सेकंड बुक प्रिस्क्राइब्ड फॉर 12th इंग्लिश, दैट इज विस्टाज। और उसमें हमने पार्ट 1 यानी कि हाफ चैप्टर को कवर किया था, जिसमें हमने बात की थी किस तरीके से हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, हु इज 31 years old, living in New York, USA, and how he lost his way on Grand Central Station and reached to the third level। और मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर साइकोलॉजिकली चीज़ें चल रही हैं। साइकोलॉजिकल कुछ टर्म्स हैं, इस्केपिज्म एक टर्म है, विश फुलफिलमेंट एक टर्म है, और माइंड की जब बात की थी उसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, या जो फ्रॉइड की जो ओरिजिनल टर्म है जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। और मैंने आपको बोला था कि होमवर्क टाइप आप जो है इन सब टर्म्स को देख सकते हो और उसके बाद अपने ओपिनियन बना सकते हो। कहानी कल कहाँ तक की थी कि जब वो थर्ड लेवल के ऊपर पहुंचता है तो वहाँ जाके वो 2 टिकट डिमांड करता है गेल्सबर्ग के लिए। और ये बात इम्पोर्टेंट थी कि वो दूसरी टिकट किसके लिए चाहता था सॉरी, दूसरी टिकट चाहता था अपनी वाइफ ल्यूजा के लिए। हालांकि ल्यूजा उस टाइम उसके साथ नहीं थी। It means that he wants to escape from this, you can say कि world or this type of the society where he was living at that time, where commotion was there, no pollution was there, humdrum, ये सारी चीज़ें उससे तंग था। तो दैट्स वाई ये उसका जो है इस्केप था, गेल्सबर्ग जाना चाहता था। अपने दादा से उन्होंने गेल्सबर्ग के बारे में काफ़ी पूछा था। तो उसके बाद वो घर आने के बाद, जैसे कल मैंने बताया, वहाँ फिर क्या क्या एक्सपीरियंस उसका रहता है। वो पैसे लेने से मना कर देते हैं जो विंडो वाले। तो घर आके वो $300 को जो है चेंज करवाता है, उसके बदले उसको 200 मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज जहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रैवल टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ। हमेशा उसकी इच्छा थी कि अपनी वाइफ के साथ गेल्सबर्ग जाए, और वाइफ का नाम है ल्यूजा। इन हिज माइंड इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल। उसके हिसाब से वो कैसा टाउन है? इट इज़ वंडरफुल, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, बड़े बड़े घर, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े घास के मैदान, एंड ट्रमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट्स। और खूबसूरत पेड़ हैं, काफ़ी पुराने और बड़े पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेज, टहनियाँ जो है गलियों के ऊपर एक तरीके से छत बनाए हुए हैं, रूफ। इट इज़ अ प्लेस विद लॉन्ग एंड प्लेजेंट समर इवनिंग्स वेयर पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, स्मोक्ड सिगार्स एंड टॉक्ड क्वाइटली। इवनिंग की बात करता है, समर की, व्हेन पीपल आर सिटिंग इन द स्ट्रीट्स और लॉन्स, दे आर टॉकिंग, दे आर स्मोकिंग द सिगार। इट मीन्स दैट देयर लाइफ इज फुल ऑफ प्लेजेंट्रीज। बिल्कुल आराम की और शानदार जिंदगी वहाँ पर है। So the next day during lunch he exchanges $300 for old style bills amounting to some 200। जैसा मैंने बताया 300 की जगह कितने मिलते हैं? 200 मिलते हैं, और पुरानी करेंसी उसकी ले लेता है। द लॉस डजेंट बोदर हिम मच। जो $100 का नुकसान हुआ है उसको वो ज़्यादा लेकर परेशान नहीं है। 2 चीज़ें हैं, एक तो अपनी पसंद की जगह पर जा रहा है, दूसरा बात ये भी हो रही है कि जो आप सोचिए अब, और इसको ध्यान में रखिए कि जो पेपर के ऊपर यानी कि न्यूज़पेपर के ऊपर डेट लिखा हुआ था वो जून 1894 था। इसका मतलब क्या है कि वो करीबन करीबन 100 साल पीछे जा रहा है। तो 100 साल पीछे जब जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर जो आज के टाइम पे चीज़ 10 रुपये किलो मिल रही है, हो सकता है 1 रुपया किलो हो। तो पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। ये पैरा हमने कल पढ़ लिया था वैसे। और अब दूसरा पैरा, आज का जो नया पैराग्राफ है वो शुरू करते हैं। His wife Luja is worried after knowing all this and asks him not to look for the third level any further। जब वो ये सारी चीज़ें अपनी वाइफ के साथ शेयर करता, बताता उसको कि मैं ऐसे ऐसे थर्ड लेवल पर पहुंच गया था, अब हम दोनों ही गेल्सबर्ग जाएंगे, तो उसकी वाइफ
इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है, वरीड है। अब सोचने की बात है कि यदि एक रियल में ऐसी खूबसूरत जगह है, रियल में वो वहाँ जा सकते हैं, तो उसकी वाइफ वरीड क्यों है? क्योंकि उसकी वाइफ अच्छे से जानती थी कि हर हस्बैंड इज लिविंग इन होल्यूसिनेशन, इल्यूजन, भ्रम में जी रहा है। ये जो चीज़ें वो बता रहा है, नथिंग इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, असल में कुछ नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज टेकिंग शेप इन हिज ओन माइंड। ये सारी कहानी कहाँ की है? माइंड की है, स्केपिज्म की है, विश फुलफिलमेंट की है। तो इसलिए वो इसको लेकर चिंतित है और उसको समझाने का कोशिश करती है, काउंसल करने का कोशिश करती है कि प्लीज़ डोंट ट्राई फॉर थर्ड लेवल फर्दर, दोबारा से उस थर्ड लेवल के लिए ट्राई मत करो। सडनली चार्ली रियलाइजेज दैट हिज साइकेट्रिस्ट कौन होता है? जो आप क्या हिंदी में इसके लिए मुझे नहीं समझ आ रहा अभी क्या शब्द होता है। साइकेट्रिस्ट होता है जो लोग अपना इमोशनली बैलेंस खो देते हैं, उनको जो ट्रीट करता है, काउंसल करता है, उसको बोलते हैं मनोचिकित्सक। आई थिंक होता होगा हिंदी का शब्द मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट। उसके फ्रेंड की याद आती है अचानक। फ्रेंड का नाम क्या है? सैम वेनर। सैम, विद होम ही शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस। दूसरा, उसने अपना एक्सपीरियंस एक तो अपनी वाइफ ल्यूजा के साथ शेयर किया थर्ड लेवल वाला, दूसरा किसके साथ शेयर किया है? अपना फ्रेंड जो है उसका सैम के साथ। इज नो वेयर टू बी फाउंड। दूसरा, तभी उसको ध्यान आता है कि सैम आजकल कहीं दिख नहीं रहा है, और सैम को उसने बताया था थर्ड लेवल के बारे में। सो ही एंड हिज वाइफ कीप लुकिंग फॉर हिम इन द वीकेंड्स। वो और उसकी वाइफ, अब वीकेंड का मतलब क्या होता है? यूरोप और अमेरिका में जो वीक होता है वो 5 डे वीक होता है। काम के जो है 5 दिन होते हैं, सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है, तो इसलिए उसको 5 डे वीक बोलते हैं। जैसे आपने हनी सिंह का गाना भी सुना होगा, सैटरडे सैटरडे वगैरह कुछ इस तरीके से गाना है, तो वो उसी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो ढूंढ रहे हैं वीकेंड पे अपने फ्रेंड सैम को, लेकिन वो मिलता नहीं है। अब सैम के बारे में क्या बताएगा? वन डे वाइल फसिंग विद हिज स्टैम्प कलेक्शन। ये आप यहाँ से एक वर्ड भी नया सीखोगे, फिलाटेली। फिलाटेली का मतलब होता है किसी को किसी न किसी चीज़ों का शौक होता है। इसको किस चीज़ का शौक है? हॉबी है। इसको ना स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी है, और जो स्टैम्प कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट। तो जब वो एक दिन अपने इस काम में व्यस्त था, स्टैम्प कलेक्शन में, चार्ली कम्स अक्रॉस अ लेटर। उसके सामने एक लेटर आता है। दैट वॉज नोट देयर अर्लियर। उससे पहले वो लेटर था नहीं वहाँ पर, यानी कि आज पहली बार उसको वो लेटर मिलता है। इट बियर्स द पोस्ट मार्क ऑन अ फेडेड 6 सेंट स्टैम्प, और उसके ऊपर 6 सेंट का एक स्टैम्प लगा हुआ है। अब देखिए सेंट क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ करेंसी है रुपया, और उससे छोटी जो करेंसी है दैट इज पैसा, तो इसी तरीके से डॉलर, और डॉलर से नीचे का जो करेंसी होता है दैट इज सेंट। 100 सेंट एक डॉलर में आई थिंक होते हैं। तो 6 सेंट का उसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ था, विद अ पिक्चर ऑफ द प्रेजिडेंट गारफील्ड। और उस स्टैंप के ऊपर पिक्चर किसका था? प्रेजिडेंट गारफील्ड, उनके अमेरिका के यूएस के जो प्रेजिडेंट रहे हैं, गारफील्ड। द एनवलप वॉज सेंट ऑन 18 जुलाई 1894। अब यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। उसने कहा अभी एक्सपीरियंस रहा है ना उसका थर्ड लेवल का, तो और ये एक्सपीरियंस किसके साथ शेयर किया है? एक तो अपनी वाइफ के साथ, दूसरा अपने फ्रेंड के साथ। लेकिन जो लेटर अभी उसको मिला है, और जो किसने भेजा है? वो भेजा है सैम ने, और उसके ऊपर डेट कब की है? 18 जुलाई 1894, यानी कि ये पीछे का डेट है, बैक डेट है। चार्लीज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग एंड इज एड्रेस्ड टू चार्ली। द एनवलप वॉज सेंट ऑन इतना टू चार्लीज ग्रैंडफादर। किसको भेजा गया? चार्ली के ग्रैंडफादर को, इन गेल्सबर्ग, एंड इज एड्रेस्ड टू चार्ली, और एड्रेस किसको किया गया है? चार्ली को।
अब जब चार्ली के ग्रैंडफादर को एड्रेस किया गया है, इट मीन्स दैट ये कभी आया होगा जब चार्ली के ग्रैंडफादर गेल्सबर्ग में रहते होंगे। लेकिन अब सोचने की बात है, यदि ये लेटर पुराना है तो आज पहली बार इसको क्यों मिल रहा है? तो इट मीन्स दैट कि एवरीथिंग इज हैपनिंग इन हिज माइंड, ऑल दीज थिंग्स आर द क्रिएशंस ऑफ हिज ओन माइंड। सब कुछ किसकी माइंड की उपज है? चार्ली के माइंड की उपज है। द लेटर रीड्स दैट सैम हैज रीच्ड गेल्सबर्ग एंड इज एंजॉइंग हिज लाइफ देयर। और लेटर में लिखा हुआ है कि सैम जो है गेल्सबर्ग पहुंच चुका है और अपनी ज़िंदगी के मज़े कर रहा है। ही ऑल्सो इन्वाइट्स चार्ली एंड ल्यूजा टू गेल्सबर्ग। और साथ में ये भी लिखा है कि भाई चार्ली को कह रहा कि आप और अपनी वाइफ को भी, आप अपनी वाइफ के साथ भी यहाँ पर आ जाइए। व्हेन चार्ली गोज टू द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, जहाँ पर वो ये चीज़ें रखता है, कॉइन और स्टैम्प, उसकी जो हॉबी है कलेक्ट करने की, he found out that Sam had bought $800 worth of old currency bills to establish his business of hay feed and grain in Galesburg। वहाँ से उसको पता चलता है कि सैम ने $800, इसने कितने चेंज करवाए थे? 300। सैम ने कितने करवाए हैं? 800। किस काम के लिए? ताकि वो गेल्सबर्ग में जाके अपना बिजनेस सेट कर सके। और बिजनेस किस चीज़ का? क्योंकि वो तो ग्रामीण इलाका ना, हे फीड हे का मतलब होता है भूसा, जैसे अपनी लैंग्वेज में पराल है, तूड़ी है, ये सब हे की कैटेगरी में आता है। फीड यानी कि जो पशुओं का जो खाना है आप कह सकते हो। एंड ग्रेन, ग्रेन मीन्स अनाज, इसका मतलब है उसको क्या काम करना जो गाँव में काम होते हैं, तूड़ी का, अनाज का। द लेटर वॉज रिटन बाई सैम वेनर हु वॉज चार्लीज साइकेट्रिस्ट। किसके द्वारा लिखा गया? सैम के द्वारा लिखा गया है, जो कि चार्ली का साइकेट्रिस्ट है। तो ये एक हम समरी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। द स्टोरी बिगिंस अस टू कंक्लूजन दैट द पीपल फाइंड इट हार्ड टू मेक पीस विद अनप्लेजेंट थिंग्स दे कम अक्रॉस इन द लाइफ। इसका मतलब क्या है? ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब हम अपनी लाइफ में खुश नहीं होते हैं। और वो खुशी फिर हम कहाँ ढूंढते हैं? एक दुनिया बनाते हैं, सपनों की एक दुनिया बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एक वर्ल्ड बनाते हैं और उसमें वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। इट ब्रिंग्स आउट अ कॉमन मैन्स क्रेविंग फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। और ये साथ में क्या दिखाता है कि एक जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, क्रेविंग फॉर पीस, उसकी शांति की इच्छा होती है, जो शांति के लिए कोशिशें करता है, एंड सिक्योरिटी। समटाइम व्हाट हैपन्स, मान लेते हैं किसी की जॉब नहीं लगती तो वो इनसिक्योर फील करना स्टार्ट कर, पता नहीं उसकी लाइफ का क्या होगा, पता नहीं उसकी लाइफ सेटल होगी कि नहीं होगी। कभी वो अपने बच्चों को लेकर इनसिक्योर हो सकता है, कभी अपने करियर को लेकर इनसिक्योर हो सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो शांति की कमी और दूसरा सिक्योरिटी की कमी। ये दो चीज़ें इंसान को बहुत तंग करती हैं। ही वॉन्ट्स टू स्टे इन द पास्ट। वो कहाँ जीना चाहता है? पास्ट में, एक शताब्दी पीछे, 1894 में जीना चाहता है। जबकि अभी क्या चल रहा है? अभी 20वीं सदी चल रही है, जब चैप्टर लिखा गया तब की बात है। तो इट मीन्स इसको बोलते हैं टाइम ट्रैवल। वो टाइम ट्रैवल, जैसे कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था मूवी का भी, मुझे आज भी याद नहीं आ रहा उसका नाम, जिसमें वो एक कार एक्सीडेंट होती है, दीवार से टकराती है और वो 10वीं सदी में चले जाते हैं। तो टाइम ट्रैवल को वहाँ पर भी जो है डिपिक्ट किया गया है। The world in 1894 hasn't seen the repercussions of war। उस टाइम पर जो है वॉर की बात हो रही है कि इस तरीके से नहीं था। The insecurities that come with war, जो वॉर से इनसिक्योरिटी आती है। यानी कि हमारा जो चैप्टर लिखा गया है, एग्जैक्ट मुझे डेट अभी देख के हम चेक कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं जो 2 वर्ल्ड वॉर हैं उनके बीच उसकी कहानी को भी दर्शाता है। देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें करीबन 3 करोड़ लोग मारे गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें 6 करोड़ लोग मारे गए थे। तो इट मीन्स दैट ये सारी चीज़ें इंसान को डराती हैं। यदि हम पीछे चले जाए 100-150 साल पहले, तो इस तरीके की घटनाएं कम थी। जो लाइफ थी वो कैसी थी? लाइफ जो है विलेज लाइफ थी, रूरल लाइफ थी। लोगों की ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी, और थी तो अपने वहाँ किसी की खेत से तो किसी की फार्म से पूरी हो जाती थी।
तो पीपल वर लिविंग इन द विलेजेज एंड दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ यू कैन से यूनिटी ओवर देयर, एक दूसरे को जानते थे वगैरह वगैरह। अब जब हमने अपनी लाइफ को सेफ करने के लिए, सेफ की बजाय या यूं कहे कि ईजी करने के लिए नई नई चीज़ें बनाई, तो उसके साथ साथ नए नए खतरे भी सामने आए हैं। The insecurities that come with war, terror, disease had gotten the better of common folks like Charlie, who wants a transient relief from the harsh realities of life. चार्ली जैसा इंसान जिसमें इनसिक्योरिटी किस किस चीज़ की है, वॉर है, युद्ध, टेरर, डिजीज, बीमारी, तो उन सब के लिए, उन सब से बचने के लिए वो कहाँ पर जाना चाहते हैं, पास्ट में जाके जीना चाहते हैं। तो ये समरी थी आपके चैप्टर की, कोशिश की हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन आंसर के ऊपर बेस। तो तब तक आपने कुछ क्वेश्चंस जो है नोट करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं चैप्टर से। और हाँ, इस चैप्टर में यदि कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसको आंसर करने की हम कोशिश करेंगे। और जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन आंसर के ऊपर बेस, सो दैट यू कैन राइट अ गुड आंसर एंड गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। तो थैंक यू वेरी मच।